Bismillahirrahmanirrahim. Welcome back, and this is me, Muhammad Asif Zaid. And today I am going to discuss a practical topic which is very common in laboratory, and a background knowledge is required in order to perform this test. And this test is erythrocyte sedimentation rate. Erythrocyte sedimentation rate, as the name indicates, erythrocytes stand for red blood cells. Sedimentation is the settlement of these red blood cells, and rate is a specific time period. So we can say that erythrocyte sedimentation rate is the rate in which RBC settle down in a tube in a particular and specific time period. So this is known as erythrocyte sedimentation rate, or ESR. So again, that erythrocyte sedimentation rate is the rate in which RBC settle down in a tube in a specific time period is known as erythrocyte sedimentation rate. Dear viewers, just remember one thing, that ESR is a non-specific test. We call ESR as a non-specific test because in many conditions like anemias, like leukemias, even inflammation, ESR get abnormal, and the value of ESR will be raised in this condition. So this is not a specific test based on which we can say that this is a specific or particular type of disease. But in certain condition, it helps out in the diagnosis of disease, which we will discuss later on. Now, simple size and simple collection for ESR. That how we can collect sample for ESR. So usually venous blood is taken for performing ESR, and this blood is then put in anticoagulant tube. This is a tube which is specifically designed for ESR, and this tube contains sodium citrate. Okay. तो सोडियम सिट्रेट या ट्राइसोडियम सिट्रेट इज रिकमेंडेड एंटीकोगुलेंट फॉर ESR. अब इसकी एक खास रेशो है 1:4 रेशो से हम ESR ब्लड के साथ एंटीकोगुलेंट को मिक्स करते हैं. मीन्स कि 1 पार्ट एंटीकोगुलेंट और 4 पार्ट ब्लड का. फॉर एग्जांपल, अगर हमने एंटीकोगुलेंट लिया 0.4 ml, तो ब्लड पर हम लेंगे 1.6 ml. तो अगर हम इसकी रेशो निकालेंगे तो ये 1:4 रेशो के साथ आती है. तो इस ट्यूब में फिर हम कलेक्शन करते हैं और इसको हम कहते हैं वेक्यूटेनर्स. आजकल ये ट्यूब्स भी यूज हो रही हैं, ठीक है, और इन ट्यूब से फिर हम ESR भी लगाते हैं. कैसे लगाते हैं वी विल डिस्कस इन प्रोसीजर. तो इसमें भी ट्राइसोडियम सिट्रेट है और इसमें भी 1:4 रेशो से एंटीकोगुलेंट ट्राइसोडियम सिट्रेट ही होता है. EDTA में भी हम सैंपल कलेक्ट कर सकते हैं. और अगेन, जब हमने इस ESR लगाएंगे, चाहे वेस्टर्न ग्रीन ट्यूब मेथड से हो या ऑटोमेटेड मेथड से, तो फिर हम आल्दो कि इसमें एंटीकोगुलेंट है, लेकिन फिर भी हम फिर 1:4 रेशो से एंटीकोगुलेंट ट्राइसोडियम के सिट्रेट के साथ मिक्स करेंगे ब्लड को और फिर परफॉर्म करेंगे. Now methodology for ESR procedure, that how we will perform ESR procedure. Western green tube is usually used, and this is the common method. Western green tube method is the common method for performing ESR. तो ये Western green tube है. ये ट्यूब 30 सेंटीमीटर लेंथ है इसकी टोटल, जबकि ग्रेजुएटेड है ये 20 सेंटीमीटर तक, या हम कहते हैं कि 200 mm या 300 mm. और इस जो ट्यूब है इसका डायमीटर है 2.5 mm.
जबकि ये जो बोर नजर आ रहा है जिसमें ब्लड पर हम कलेक्ट करते हैं ESR परफॉर्म करने के लिए, इसका डायमीटर है 0.5। तो ब्लड जब हम ट्राइसोडियम सिट्रेट में कलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, तो फिर हम पास्चर पिपेट के थ्रू ब्लड सक करते हैं यहाँ पर, और फिर इसको वर्टिकली ऐसे लगाते हैं, वर्टिकली। इसकी वीडियो डेमोन्स्ट्रेशन इंशाल्लाह मैं अपलोड करूंगा। तो वर्टिकली हमने फिर इस ESR को लगाना है 1 घंटे के लिए। तो इसको हम कहते हैं वेस्टर्न ग्रीन ट्यूब मेथड। एक और मेथड जिसके थ्रू हम ESR परफॉर्म कर सकते हैं उसको कहते हैं वेंट्रोब ट्यूब मेथड। वेंट्रोब ट्यूब मेथड ये दोनों साइड से ग्रेजुएटेड होती हैं, इस साइड से भी और इस साइड से भी, लेकिन इसमें ब्लड की क्वांटिटी बनिस्बत वेस्टर्न ग्रीन ट्यूब की कम आती है, और ये हम यूजुअली बच्चों में परफॉर्म करते हैं, क्योंकि ब्लड हम उनसे अगर कम ब्लड आए तो फिर हम वेस्टर्न ग्रीन ट्यूब मेथड परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन इसको एक और पर्पस के लिए भी यूज कर सकते हैं वेंट्रोब मेथड को। इससे हम PCV भी मालूम कर सकते हैं, पेक सेल वॉल्यूम। तो ये वेंट्रोब मेथड है। तो पिछले शुरू में वेंट्रोब मेथड और वेस्टर्न ग्रीन ट्यूब मेथड दिस टू आर बेसिकली कॉमन। आजकल ये ट्यूब भी यूज हो रही है, हालांकि कि ये ग्रेजुएटेड नहीं है। तो इसमें ब्लड हम ले लेते हैं, और इसको वर्टिकली रख देते हैं 30 मिनट के लिए। तो आफ्टर 30 मिनट्स फिर हम रीडिंग ले लेते हैं। जब 30 मिनट कंप्लीट हो जाते हैं तो फिर हम इसको स्टैंड में रख देते हैं और ESR मालूम करते हैं कि कितना ESR है। अच्छा, एक और चीज, अगर हम इस ट्यूब को देखें कि 1 घंटे के बाद हमने रीडिंग कैसे लेनी है, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो RBC आहिस्ता 1 घंटे के बाद सेटल डाउन हो जाएंगे, जैसे यहाँ पर RBC सेटल डाउन हो चुके हैं। तो हमने ESR काउंट करना है यहां से लेकर यहां तक। तो ये उस पेशेंट का ESR होगा, ठीक है। ये पेक सेल्स है, ये हमने काउंट नहीं करने, बल्कि हमने जब RBC सेटल डाउन हो जाए तो अपर जो मेनिस्कस है वहां से लेकर जहां तक RBC सेटल डाउन हो चुके हैं वहां तक, मतलब यहां तक, ठीक है ना, बिफिकोट ये जो है एरिया, यहां तक हमने ESR डिटरमिन करना है, और दिस विल बी द रिकमेंडेड वैल्यू। नाउ स्टेजेस ऑफ ESR। ESR स्टेजेस में होती है, इसलिए हम 1 आवर देते हैं। तो फर्स्ट स्टेप इज रूल्स फॉर्मेशन। रूल्स फॉर्मेशन जब हम ESR ट्यूब लगा लेते हैं और टाइम काउंट करेंगे कि 1 घंटे के बाद हमने रीडिंग लेनी है, तो जो फर्स्ट 10 मिनट्स में RBCs रूल ऑफ फॉर्मेशन बनाती हैं। और व्हाट इज रूल ऑफ फॉर्मेशन? RBCs बीडेड अपीयरेंस में एक दूसरे के साथ जुड़ जाती हैं, जैसे ये, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं रूल ऑफ फॉर्मेशन। तो फर्स्ट 10 मिनट में रूल ऑफ फॉर्मेशन होती हैं। फिर इसके बाद सेडिमेंटेशन की ये रूल ऑफ फॉर्मेशन एक दूसरे के साथ आहिस्ता आहिस्ता करीब करीब आने शुरू हो जाते हैं, और ये 40 मिनट लेते हैं। तो नंबर फर्स्ट स्टेज इज रूल ऑफ फॉर्मेशन, सेकंड स्टेज इज सेडिमेंटेशन, एंड थर्ड स्टेज इज पैकिंग ऑफ रेड ब्लड सेल्स। के जो सेडिमेंटेड रेड ब्लड सेल्स हैं वो फिर एक दूसरे के ऊपर पैक हो जाते हैं, ठीक है ना, और ये 10 मिनट्स लेते हैं। तो बाज़ औक़ात ये होता है कि कुछ इंडिविजुअल्स कहते हैं कि 30 मिनट के बाद भी हम ESR दे सकते हैं। तो नहीं, ESR 1 घंटे के बाद रिकमेंडेड है कि 1 घंटे के बाद हमने ESR की रीडिंग लेनी है, क्योंकि ये स्टेजेस में होते हैं। और लास्ट जो 10 मिनट्स हैं उसमें सेडिमेंटेशन बहुत ही क्विकली होती है, क्योंकि रूल्स फॉर्मेशन बन गया, फिर RBC सेडिमेंट हो गया, फिर सिर्फ उसने पैकिंग करनी है। तो आखिरी 10 मिनट में ESR की वैल्यू बहुत तेजी से बढ़ती है। नाउ फैक्टर अफेक्टिंग ESR के कुछ फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से ESR कम या ज्यादा हो सकते हैं। तो नंबर 1 डाइल्यूशन।
अगर हमने ब्लड और एंटीकोगुलेंट की रेशो अनइक्वली, एंटीकोगुलेंट हमने ज्यादा कर दिया, ब्लड कम लिया, तो ब्लड बहुत ज्यादा थिक होगा और थिक होने में सेडिमेंटेशन प्रॉपरली नहीं होगी। लेकिन अगर हमने डाइल्यूशन ज्यादा की, मीन्स कि एंटीकोगुलेंट हमने ज्यादा किया, ब्लड हमने कम लिया, तो ब्लड विल बी मोर थिन, इसलिए आरबीसी सेटल डाउन जल्दी होंगे। इसलिए करेक्ट रेशो से हमने ब्लड और एंटीकोगुलेंट को लेना है और वो है 1:4 रेशो से। फिर इसके बाद ESR ट्यूब को जब हम वर्टिकली इसको लगाते हैं, तो अगर हम कभी कभार ये होता है कि इसको अगर इंक्लाइन लगाते हैं, ठीक है, तो फिर क्या होगा, ESR की वैल्यू ज्यादा आएगी क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स पे है। और यहां पर फिर क्या होगा कि हर पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, इसलिए ESR की वैल्यू ज्यादा आएगी। फिर इसके बाद साइज ऑफ रेड ब्लड सेल्स, कि अगर मैक्रोसाइट्स हैं तो मैक्रोसाइट चूंकि बड़े सेल्स होते हैं एंड इट्स वेट इज हाई एज कंपेयर टू माइक्रोसाइटिक सेल्स, तो इसलिए मैक्रोसाइटिक सेल्स बहुत जल्दी सेडिमेंट होंगे और ESR बहुत ज्यादा आएगा, वैल्यू इसकी बहुत ज्यादा आएगी। लेकिन अगर माइक्रोसाइटिक है तो एज कंपेयर टू मैक्रोसाइटिक सेल्स ESR की वैल्यू आल्दो के ज्यादा आएगी ये भी, लेकिन एज कंपेयर टू मैक्रोसाइटिक सेल्स इतनी वैल्यू ज्यादा नहीं आएगी। लाइक मेगलोब्लास्टिक एनीमिया में ESR की वैल्यू बहुत ज्यादा होती है एज कंपेयर टू आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया। फिर इसके बाद है शेप ऑफ रेड ब्लड सेल्स, कि अगर रेड ब्लड सेल्स सिकल सेल्स है तो ये सिकल सेल अगर इसके ऊपर आ गया और ये सिकल सेल इसके ऊपर आ गया, तो वो प्रॉपर पैकिंग नहीं होती सिकल सेल में या हेरिडिटरी स्पिरोसाइटोसिस के पेशेंट्स में, वो पैकिंग प्रॉपरली नहीं होती, इसलिए ESR की वैल्यू कम आती है सिकल सेल में और हेरिडिटरी स्पिरोसाइटोसिस में। और फिर सेंट्रीफ्यूगेशन, कि अगर आपने ESR का स्ट्रैंड सेंट्रीफ्यूज मशीन के साथ रखा है करीब करीब, तो वहां पर शेकिंग होती है, ESR का स्ट्रैंड शेक करेगा और शेकिंग की वजह से रूल फॉर्मेशन ज्यादा होगी, जिसकी वजह से ESR की वैल्यू फॉल्स पॉजिटिव आ सकती है। फिर कुछ प्रोटीन्स है लाइक फिब्रिनोजन प्रोटीन या अमीनोग्लोबुलिन, अगर ये ब्लड में मौजूद हो एक इंडिविजुअल का, तो उसका भी ESR रेज आता है, जैसे मल्टीपल माइलोमा में या ट्यूबरक्लोसिस में। तो उसमें क्या होता है कि चूंकि अमीनोग्लोबुलिन्स होते हैं और अमीनोग्लोबुलिन्स एक आरबीसी को दूसरे आरबीसी के करीब ले आते हैं, जिसकी वजह से रूल फॉर्मेशन ज्यादा होती है और ESR रेज आएगा। नॉर्मल रेंज मेल और फीमेल के लिए डिफरेंट है। तो मेल के लिए जो नॉर्मल रेंज है 10 मिनट्स अप टू 10 mm पर फर्स्ट आवर, सॉरी दिस इज नॉट मिनट्स, दिस इज mm. Similarly up to 20 mm per first hour. Now abnormal ESR in certain condition. रेज कौन से कंडीशन में आती हैं? मेगलोब्लास्टिक एनीमिया में, टीबी में, प्लाज्मा सेल डिस्क्रेजिया में और रोमेटॉइड आर्थराइटिस में। इन कंडीशंस में ESR की वैल्यू बहुत ही हाई आती है, मीन्स के मोर देन 80 mm पर फर्स्ट आवर। जबकि पॉलीसाइथेमिया में, सिकल सेल एनीमिया में और हेरिडिटरी स्पिरोसाइटोसिस में इसकी वैल्यू कम आती है, क्योंकि हमने इससे पहले भी डिस्कस किया कि पॉलीसाइथेमिया में चूंकि सेल ज्यादा होते हैं, सिकल सेल एनीमिया में आरबीसी का शेप चूंकि सिकल टाइप होता है इसलिए प्रॉपर पैकिंग नहीं होती, एंड सेम इज विद स्पिरोसाइटोसिस। Thank you so much. This is all about erythrocyte sedimentation rate. Please subscribe my channel, and if you like this video, please click on like button.